एक टर्निंग पॉइंट आता है जब हिकारू की आंखों के पीछे का खौफ और उसकी सच्चाई की भूख हमें समझ आने लगती है। उसकी रूह ठंडी है, खाली है और वो चाहता है चीज़ों को कंज्यूम करना ताकि वो फील कर सके वो जिंदा है। पर क्या होगा जब वो अपनी हंगर से टकराता है और क्या होगा जब ये उसके असली रूप का सामना करेगा। तो चलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द समर हिकारू राइड के एपिसोड नंबर 10 को। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हिकारू के पर्सपेक्टिव से। हिकारू होश में आने लगता है। उसके मन के अंदर एक खालीपन है, एक ठंड है, जैसे अंदर से बिल्कुल खाली हो। और इस खाली जगह को भरने के लिए उसे चीज़ें कंज्यूम करने का मन करता है ताकि वो थोड़ा सेटिस्फाइड हो सके। और उसी वक्त उसका ध्यान एक गर्म काइंड रूह की तरफ चला जाता है। और जब वो जगता है तो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल के बेड पर है और उसके ऊपर झुक के योस्की खड़ा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, वक्त जैसे रुक गया हो। पर तभी कुरेबयाशी ताली बजा के दोनों को रियलिटी में वापस ले आती है। हिकारू अपनी गर्दन को रब करता है, लेकिन उसके गले के चारों तरफ एक साफ स्केयर लाइन बन गई है और वो कहता है कि उसे दर्द हो रहा है, जबकि टेक्निकली उसे पेन फील नहीं करना चाहिए। और फिर कुरेबयाशी नोटिस करती है कि उसकी प्रेजेंस अब कमजोर लग रही है। माउंटेन्स में जो पावर थी उसके कंपेयर में काफी कम। यहाँ पे योस्की अपने आप को ब्लेम करता है, कैसे हिकारू ने अपने आप का एक हिस्सा निकाल के दे दिया था। और ये भी कि उसने कभी नोटिस नहीं किया कि तनाका एक दिन हिकारू को हर्ट कर देगा, जबकि पहली बार मिलने पर वो काफी फ्रेंडली लग रहा था। हिकारू थोड़ा मजाक में उसे रीअश्योर करता है कि अगर तनाका दोबारा आया तो बस भाग जाएंगे। पर योस्की का मूड हैवी था। साइड में कुरेबयाशी उन दोनों को देखते हुए सोचती है, शायद मैंने इनसे सॉफ्ट बिहेवियर करके गलती कर दी, क्योंकि मुझे पता था हिकारू योस्की के लिए खतरनाक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल में आ जाते हैं। हिकारू स्कूल लौट आता है। तुरंत माकी, योकी और आस्को उसके पास आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल का न्यूज सुना था और वो लोग काफी वरीड थे उसके लिए। उधर योस्की एक नोटबुक में लिख रहा होता है ग्रेट ब्रेन स्नैचर यानी कि नोनोकी-सामा के बारे में, अपनी गैदर्ड इन्फो, मतलब जितनी भी उसने इन्फो गैदर की है उसके बारे में। यहाँ पे माकी नोटिस करता है और बोलता है कि उसके भाई से उसने ओनोकी-सैन के बारे में सुना है। उसके भाई को ऑकल्ट टॉपिक्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर यहाँ पे माकी एक स्टोरी सुनाता है जो उसे उसके भाई ने सुनाई थी। बहुत सालों पहले ये एरिया फार्मिंग के लिए खराब हो गया था। फसल बार बार फेल हो रही थी, लेकिन इस जमीन में मरकरी मिलता था, जिसकी वजह से लोग यहाँ बसते रहे। लेकिन मरकरी का काम धीरे धीरे कम होता गया और अब्जॉर्प्शन बढ़ने लगी क्योंकि लिविंग कंडीशन हार्श थी। यहाँ पे मरकरी से उरोनिक मेडिसिन बनाया जाता था जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देता था। और इस ऑब्जर्वेशन एक्ट को लोग कहते थे उसे वापस माउंटेन के ओनिकी-सैन को देना। और धीरे धीरे ओनिकी-सैन को माउंटेन डेटी की तरह पूजा जाने लगा और फिर लैंड के प्लेजेस खत्म होने लगे। और यहाँ पे ये सुन के योस्की को समझ आता है कि क्यों निसयामा रेड माउंटेन का हिस्सा रिस्ट्रिक्टेड है। फिर माकी मजाक में कहता है शायद ओनिकी-सैन ही वजह है कि हिकारू मिसिंग हुआ था। यहाँ पे हिकारू तब अचानक पूछता है अगर सच में कोई डेटी आके किसी के साथ जगह बदल ले तो तुम लोग क्या करोगे। सब एग्री करते हैं कि डर लगेगा और चाहेंगे कि वो चला जाए। और यहाँ पे योस्की तुरंत टॉपिक को चेंज करता है क्योंकि योस्की को पता है हिकारू के अंदर जो एंटिटी है वो भी एक तरह का डेटी ही है जो हिकारू का जगह लेके आया है, इसलिए वो टॉपिक को तुरंत चेंज करता है। फिर योस्की माकी को बोलता है कि अपने भाई से पूछ कि बाद में ओनिकी-सैन के साथ क्या हुआ। फिर माकी उसे रिप्लाई करता है 1700 के आसपास ओनिकी-सैन की पूजा बंद हो गई थी। फ्यूडल लॉर्ड्स कहते थे ये लैंड डिस्टर्ब करोगे तो बुरा होगा, इसलिए बिलीवर्स ऑफ अनदर रिलीजन यहाँ सेटल हो गए और इसीलिए किबो-गयामा में चर्चेस ज़्यादा बन गए। फिर क्लास के बाद योस्की यहाँ पे अपने थ्योरीज को सोच रहा होता है। शायद ओनिकी-सैन की पूजा कभी बंद ही नहीं हुई, बस नाम बदल गया। उसे ये लगता है उरोनोकी, ओनोकी और नोनोकी शायद एक ही गॉड है जिनका बस नाम चेंज कर दिया गया हो। और शायद कभी किसी टाइम पे ऑफरिंग में ह्यूमन हेड भी दिया गया हो सकता है विलेज का डिवीजन कैन एरा की मास डेथ से जुड़ा हो और नए रिलीजन का आना इसकी डिक्लाइन का रीजन हो। लेकिन यहाँ पे योस्की को एक बात समझ में नहीं आ रही थी, क्यों कोबिताची में नोनोकी-सामा की पूजा अभी भी जिंदा है, जबकि यहाँ बाहर के रिलीजन वाले लोग काफी कम हैं, सिर्फ कामेयामा फैमिली को छोड़ के। और योस्की ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हिकारू कहता है सब घर जा चुके हैं और अपनी एक बात शेयर करता है कि हिकारू के फादर और ग्रैंडफादर हमेशा उसे ओनोकी-सैन कहते थे, मतलब ओनिकी-सैन इज इक्वल्स टू नानोकी-सामा। हिकारू सजेस्ट करता है कि ओल्ड मैन ताकेदा की बात फॉलो करते हैं, इंडो हॉल में फैमिली का राज देखते हैं। फिर योस्की उस पीस को देखता है जो उसके हाथ में हिकारू का हिस्सा है और सीधा पूछता है क्या तुम इस वजह से कमजोर हो गए हो।
तो यहाँ पे हिकारू एडमिट करता है हाँ हो सकता है। फिर योस्की तुरंत कहता है तो इसे वापस ले लो। लेकिन हिकारू यहाँ पे कंफ्यूज है, मैं इसे वापस लूँ या ना लूँ, इसे लेके मैं वापस नॉर्मल हो पाऊंगा या नहीं भी। इसलिए मजाक में बोलता है वापस लेने से तुम शायद मुझे फिर से स्टैब करोगे। तो यहाँ पे योस्की सुलेनली कहता है नहीं नहीं मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है हिकारू की नेक की वुंड पेन करने लगती है जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा होता है। वो रुकता है और अपनी गर्दन पकड़ लेता है जिस वजह से योस्की पलटकर उसकी तरफ देखता है। हिकारू सीधा योस्की को देखने लगता है उसकी सोल को घूरते हुए और फिर ग्राइंड करता है। तभी उसकी गर्दन फटने लगती है। हिकारू के अंदर की एंटिटी उसकी आंख और नेक से लीक होने लगती है। योस्की अनईजी फील करता है, पीछे हटता है और भागने लगता है, लेकिन हिकारू कॉरिडोर में उसके पीछे दौड़ने लगता है। योस्की स्टेयरवेल तक रुक जाता है क्योंकि नीचे स्टूडेंट की आवाज़ आती है और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हिकारू को कोई देख ले। जैसे ही वो पलट कर देखता है हिकारू के अंदर का एंटिटी और भी ज़्यादा फैल गया होता है और योस्की को घेरने लगते हैं। योस्की दीवार के अगेंस्ट सिंक करके बैठ जाता है और तभी उसे ये एहसास होता है कि हिकारू का फिजिकल फॉर्म बस एक सेल था, एक मास्क जिसमें वो कंफर्ट ढूंढ रहा था। यहाँ पे डर के बावजूद योस्की नोटिस करता है कि अब वो इनसाइड्स उतने घिनौने नहीं लगते जितने पहले लगते थे, जैसे कि वो ऑलरेडी उनमें मिक्स हो चुका हो। जैसे कि कुरीबयाशी ने कहा था योस्की जितना हिकारू के साथ रहेगा उतना ही उसका इंसानों की दुनिया में आना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें हिंट भी काफ़ी मिलते आ रहे हैं कि योस्की में भी अब हिकारू के साथ मिक्स हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वो हिकारू का नाम लेता है और धीरे धीरे हिकारू अपने होश में भी आ जाता है। उसके इनसाइड्स वापस अंदर चले जाते हैं। दोनों फ्लोर पे बैठकर एक दूसरे को घूरते रहते हैं और नीचे स्टेयरवेल पे आस्को ये सब देख रही होती है, लेकिन चुपचाप वापस पलट जाती है। शाम के बाद हिकारू और योस्की इंडो फैमिली के हॉल में जाते हैं। हिकारू माफ़ी मांगने की कोशिश करता है जो उसने स्कूल में किया था, लेकिन योस्की उसे मजाक में उड़ा देता है कि तू तो पहले भी मुझे कई बार मारने वाला था, अब कौन सी बड़ी बात हो गई। और वो उसे ये भी याद दिलाता है कि मैं भी तुझे एक बार स्टैब करने की कोशिश कर चुका हूँ, सो हम दोनों इक्वली है, तो ज़्यादा टेंशन मत ले। योस्की बात को आगे बढ़ाने के लिए श्राइन की मांगता है और हिकारू की दे देता है। जब दोनों हॉल के अंदर फ्लैशलाइट ऑन करते हैं तो दोनों साइड्स की वॉल पूरी तरह वुडन कार्विंग ऑफ ह्यूमन हेड से भरी हुई थी और यहाँ पे हिकारू का सर दर्द करने लगता है और उसे एक मेमोरी याद आती है जब हिकारू अपने फादर कोई के साथ यहाँ आया था। उसके फादर ने बताया था कि ये हेड्स विलेजर्स ने उन्हीं किसामा को ऑफरिंग की थी ताकि हार्वेस्ट बढ़िया हो, प्लेजेस खत्म हो जाए और उनकी विशेष पूरी हो जाए। ओरिजिनल हेड्स ऑफर होते ही डिसअपेयर हो जाते थे, इसलिए विलेजर्स वुडन रिप्लेसमेंट बनाकर श्राइन में रख देते थे। कई हेड्स बीमार या बुजुर्ग लोगों के थे जो खुद अपना सर ऑफर कर देते थे, लेकिन कई लोग को जबरदस्ती विलेजर्स ने बिहेड किया। कोई ने कहा था ये सब विलेज का कर्मा है। उसने इंडो फैमिली की श्राइन की तरफ इशारा किया था लेकिन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया था। यहाँ से हमें डेफिनेटली पता चल जाता है कि ये एक रिचुअल थी जहाँ पे हेड ऑफर किया जाता था ओनिकी सैन को या फिर नानाकी सामा या फिर ओरोनोकी सामा, जो भी कहो तीनों एक ही है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। समर ब्रेक के एक दिन पहले हिकारू असेंबली स्किप करके अकेला क्लासरूम में बैठा रहता है। वो सोचता है उन सब जिंदगियों के बारे में जो उसके लिए ऑफर की गई थी और उसके मन में ये सवाल बार बार घूमते रहता है कि क्या वो योस्की के लिए डेंजर है। वो सोच ही रहा होता है तभी उसके पास आस्को आती है जो उसके साथ क्लासरूम में बैठ जाती है। वो उसने बोलती है कि उसने स्टेयर केस वाला सीन देख लिया था और वो ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम असली हिकारू नहीं हो। यहाँ पे हिकारू एक उदास सी स्माइल के साथ कहता है तुम्हारी गलती है जो तुमने ये बात मुझे सीधा कह दी। फिर यहाँ पे आस्को कहती है वो किसी को ये बात बताएगी नहीं, फिर चाहे उसे अजीब या डरावना क्यों ना लगे कि हिकारू गायब है और योस्की ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पे आस्को थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि वो नए हिकारू से नफरत भी नहीं कर पा रही। हिकारू उसे सॉरी बोलता है कि उसने उसका राइट ईयर डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ पे हिकारू उसे अश्योर करता है कि अब वो किसी को भी नहीं मारेगा। और यहाँ पे आस्को पूछती है क्या हिकारू अभी भी जिंदा है, तो यहाँ पे हिकारू कंफर्म करता है कि ये बॉडी सिर्फ एक कॉप्स है, हिकारू कब का मर चुका है। और यहाँ पे आस्को और भी ज़्यादा रोने लगती है। हिकारू उसके आंसू पोंछता है और रियलाइज करता है कि हिकारू को ऐसे ही मौन किया जाना था, लेकिन अब कोई भी उसके लिए ग्रीव नहीं करेगा क्योंकि हिकारू यहाँ मौजूद है। उसे समझ आता है अगर वो कभी नहीं आता तो योस्की प्रॉपरली मौन कर पाता, मूव ऑन कर लेता और आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाता।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है योस्की और हिकारू घर जा रहे होते हैं। स्कूल से घर लौटते वक्त हिकारू योस्की से पूछता है इंडो हिकारू कैसा इंसान था। यहाँ पे योस्की कहता है वो एक मांगा प्रोटैगनिस्ट जैसा था, पढ़ाई से नफरत करता था, सबसे घुलता मिलता था। सीनियर्स उसे डिसलाइक करते थे, जूनियर उसे पसंद करते थे और जो लड़कियां उसे पसंद आती थी वो अक्सर किसी और के साथ डेट कर लेती थी। योस्की बताता है कि मेरे नज़र में वो एक स्ट्रॉन्ग बंदा था, कभी परेशान नहीं होता था, कभी रोता नहीं था, फिर चाहे उसके साथ कुछ भी हो। फिर हिकारू अचानक उससे अलग रास्ता पे निकल जाता है। योस्की घर जाके अपने फादर की स्टडी के दरवाजे पे नॉक करता है और हिकारू सीधा कुरुबयाशी के घर चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है, हिकारू कुरुबयाशी के घर क्यों गया? क्या वो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में आंसर ढूंढ रहा है या फिर अपनी हंगर के लिए कुछ और इंडो फैमिली का असली साइन क्या था? और अगला एपिसोड इस मिस्ट्री को और भी गहरा करने वाला है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।